गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल तक का वीडियो हमने 15वां लेसन कल कंप्लीट किया था और टेस्ट के लिए आपको मैंने लेसन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 ये 5 लेसन बता दिए थे। नोट्स की जो बात थी 11, 12 और 13वें लेसन के नोट्स असाइनमेंट में आपने देख लिए होंगे, मैंने भेजे थे पिछले 1-2 वीडियो से पहले। बाकी जो टेस्ट तक का जो सिलेबस है 14वां और 15वां जो लेसन का जो नोट्स आपके बाकी हैं वो भी आपको कल का जो वीडियो होगा उसके साथ भेज दिए जाएंगे। आज अपना अगला बिंदु है जैविक और अजैविक संसाधन। ध्यान दें, ये टेस्ट में नहीं होगा। इससे पहले 15वें लेसन तक 11 से 15 लेसन वो 5 लेसन ही आपको देखने हैं। अपर सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज 16वें लेसन की बात करते हैं जैविक और अजैविक संसाधन में, जिसमें सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे पशु संपदा के बारे में। ध्यान दीजिए, पशु संपदा देखिए मुख्यतः केवल भारत के संदर्भ में भारत एक ग्रामीण देश है। 70% से अधिक या 70% के आसपास जनसंख्या यहाँ की ग्रामीण है और एक कृषि प्रधान भारत देश है। और अपने भारत में पशुओं का जो महत्व है वो एक विशेष प्रकार का महत्व है। अनेक कार्य, चाहे वो कृषिगत कार्य हो, चाहे वो डेयरी व्यवसाय हो, चाहे वो दुग्ध व्यवसाय हो, अनेक व्यवसायों के अंतर्गत पशुओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने भारत के अंतर्गत है। वर्तमान में आधुनिकता की जो जीवन शैली है उसमें जरूर ये बात है भाई, पशुओं पर जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होने लगी है, या पशुओं का जो महत्व है वो धीरे धीरे प्रतिदिन कम होता जा रहा है, ये बात जरूर है। लेकिन प्रारंभिक काल के अंतर्गत तो यातायात संबंधी जो कार्य होता था वो भी पशुओं के माध्यम से होता था। फिर भी आज वर्तमान में पौष्टिक आहार प्राप्त करने में, चमड़ा उद्योग में, डेयरी उद्योग में, मांस उद्योग में अनेक ऐसे उद्योग हैं जो केवल पशुओं पर केंद्रित हैं। देखिए, अपने भारत के अंतर्गत संपूर्ण विश्व के लगभग 20% के आसपास पशुधन पाया जाता है। विश्व में जितने भी देश हैं या संपूर्ण विश्व का 20% पशुधन अपने भारत में पाया जाता है। और मुख्यतः भारत का जो सकल कृषि उत्पादन का जो मूल्य है उस उत्पादन मूल्य का लगभग 30% पशु संसाधन से प्राप्त होता है। यानी ऐसा माना जाता है लगभग अपने भारत की जो आय है उस आय में 4.5 खरब रुपए वह पशु संपदा से प्राप्त होते हैं। तो मुख्यतः एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत सकल कृषि उत्पादन मूल्य का 30% पशुओं पर निर्भर होना एक बहुत बड़ा मायना रखता है। मुख्यतः अपन भारत के पशुपालन क्षेत्रों की बात करते हैं। हालांकि भारत के प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक जगह पशुपालन जो व्यवसाय है वो विद्यमान है, क्योंकि भारत की जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। कृषि में संलग्न जनसंख्या का अनुपात अपने भारत के अंतर्गत है, तो पशुपालन का कार्य किया जाता है। लेकिन यह पशुपालन क्षेत्र से अभिप्राय ये है कि अपन भारत के उन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे जिन क्षेत्रों में आज भी पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय के रूप में है। यानी मुख्यतः जहां या जिन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार
आज भी पशुपालन व्यवसाय है, उन क्षेत्रों का अध्ययन करें जिनमें पहला क्षेत्र आता है हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। देखिए अपने भारत के अंतर्गत मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन हिमालयी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत है। कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें देखो, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि भारत के हिमालयी पर्वतीय प्रदेश में किन किन राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अपने भारत के पूर्वोत्तर राज्य। देखिए मुख्यतः पर्वतीय प्रदेश नाम से स्पष्ट है कि यह पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत भेड़ बकरियों का जो पालन है वह यहाँ पर सर्वाधिक किया जाता है। और विशेष बात यह कि इन क्षेत्रों में सफेद जो ऊन है, उत्तम प्रकार की जो सफेद ऊन है वो मुख्यतः यहाँ पर प्राप्त की जाती है। कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया पहला क्षेत्र। भारत के प्रमुख पशुपालन क्षेत्र में पहला कौन सा है? हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य। सर्वाधिक पालन भेड़ बकरियों का, कारण पहाड़ी प्रदेश का होना। विशेष बात, उत्तम प्रकार की जो सफेद ऊन है वो हिमालयी पर्वतीय प्रदेश से प्राप्त होती है। दूसरा, उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश। देखिए उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः थार का मरुस्थल, शुष्क भाग और अर्ध शुष्क भाग। कौन सा? थार मरुस्थल, शुष्क भाग और अर्ध शुष्क भाग इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं? थार का मरुस्थल, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, ये मुख्यतः इसमें सम्मिलित है। कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित हो गए? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, ठीक है। इसके अलावा एक हरियाणा, ये राज्य किसमें सम्मिलित हो गए? ये राज्य हो गए उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश में। आ रहा है समझ में? मुख्यतः ऊंट पालन, भेड़ पालन और गाय पालन ये यहां पर सर्वाधिक होता है। तो उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश, थार, शुष्क भाग, अर्ध शुष्क भाग। कौन से राज्य है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग। प्रमुख बात, ऊंट पालन, भेड़ पालन और बकरी पालन का जो कार्य है, गाय पालन का जो कार्य है, ये यहां पर सर्वाधिक होता है। तीसरा आता है पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेश। पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों को सम्मिलित करते हैं। कौन कौन से? बिहार,
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग तो इसमें है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग होगा इसमें? पूर्वी भाग। तो पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश, इस पशुपालन क्षेत्र में कौन कौन से राज्यों को सम्मिलित किया है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग। देखिए मुख्यतः आपको ध्यान में होगा कि पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। और जो चावल का जो अवशिष्ट भाग है, उस चावल के अवशिष्ट भाग को ये लोग पशुओं के चारे के रूप में काम में लेते हैं और सर्वाधिक रूप से भैंस पालन का कार्य सर्वाधिक होता है। तो ये हो गया पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश। तो पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश में पहली बात तो कौन कौन से राज्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग। दूसरा, पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश में कौन सी फसल सर्वाधिक होती है? चावल। ठीक है, चारे के रूप में चावल फसल का जो अवशिष्ट भाग है वो चारे के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त सर्वाधिक रूप से भैंस पालन का काम होता है। और अंतिम नंबर 4, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, ये चौथा क्षेत्र है अपने भारत के अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र का, जिसमें तमिल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है, मध्य और दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है, इनको सम्मिलित किया है। तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन कौन से राज्य सम्मिलित होंगे? तमिल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मध्य व दक्षिणी उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्र किसमें सम्मिलित हो गए? ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत। मुख्यतः उत्तम नस्ल की गाय और भैंस का पालन यहाँ पर किया जाता है और भारत का प्रमुख भेड़ पालन क्षेत्र भी है। फिर से देखो एक बार कि भारत के पशुपालन क्षेत्रों की बात करें तो भारत में मुख्यतः कितने पशुपालन क्षेत्र, या भारत को कितने पशुपालन क्षेत्रों के अंतर्गत विभक्त किया गया है? 4 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र हिमालयी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी पश्चिमी जलवायु प्रदेश, तीसरा पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश और नंबर 4 मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। 4 क्षेत्र हो गए। हिमालयी पर्वतीय प्रदेश में कौन कौन से राज्य आते हैं? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य। उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश में कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, या थार का मरुस्थल, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश में कौन कौन से राज्य आएंगे? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? तमिल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मध्य व दक्षिणी उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। अपने भारत के प्रमुख पालतू पशुओं की बात करें अपन, गाय और बैल, भैंस पालन, बकरी पालन,
भेड़ पालन, ऊंट पालन, ये अपने भारत के प्रमुख पालतू पशु हैं। गाय बैल संपूर्ण विश्व के 12.7% अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। संपूर्ण विश्व के 56.7% भैंस अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। संपूर्ण विश्व की 14.5% बकरियां अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। संपूर्ण विश्व के 5.9% भेड़ अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है और संपूर्ण विश्व के लगभग 2.4% ऊंट अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। ये संपूर्ण विश्व के प्रतिशत। गाय बैल भारत में पाई जाती है पूरे विश्व की 12.7%, भैंस 56.7%, बकरी 14.5%, भेड़ 5.9%, ऊंट 2.4%। ठीक है। पशुओं की संख्या की बात करें पर वर्ष 2011 के अनुसार तो अपने भारत के अंतर्गत लगभग 19.09 करोड़ गाय और बैल अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। 10.89 करोड़ भैंस अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। 13.52 करोड़ बकरियां अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। 6.51 करोड़ भेड़ अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है और लगभग 4 लाख ऊंट अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। यह पशु संख्या वर्ष 2011 के आधार पर। गाय बैल पालन के अंतर्गत विश्व में स्थान की बात करें तो गाय बैल पालन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला ध्यान रहे ब्राजील का है। भैंस पालन में भारत का पहला स्थान है। बकरी पालन में दूसरा स्थान है। भेड़ पालन में दूसरा स्थान है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण स्थान अपने भारत के अंतर्गत। ऊंट पालन भारत के अंतर्गत बहुत कम किया जाता है। विश्व के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थानों के अंतर्गत भारत का नहीं है। तो ये अपने भारत के अंतर्गत पाई जाने वाली जो पशु संपदा है उन पशु संपदाओं का संपूर्ण जो विवरण, कितने पाए जाते हैं, विश्व के कितने प्रतिशत हैं, विश्व में कौन सा स्थान है, ये सारी बातें। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। तो ये आपको ध्यान में भी होना चाहिए कि भारत में भैंस पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कितने प्रतिशत है, ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। देखिए, मुख्यतः अपने भारत के अंतर्गत पशुओं की कमजोर स्थिति है, या आप एक टॉपिक ये भी लिख सकते हैं इसमें कि भारत में पशुओं के कमजोर स्थिति के कारण, अपने भारत में पशुओं की इतनी कमजोर स्थिति क्यों है। देखिए, एक तो अपने भारत में पशुओं के लिए पौष्टिक आहार व हरे चारे का अभाव है। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न आ सकता है कि भारत में पशुओं की कमजोर स्थिति होने के कोई 2 या 3 कारण लिखो। पहला, भारत में पशुओं की कमजोर स्थिति का कारण क्या है? पौष्टिक आहार या हरे चारे का अभाव, जिसके कारण से अपने भारत में पशुओं की स्थिति कमजोर है। नंबर 2, भारत में उत्तम किस्म की जो नस्लें हैं उनका अभाव है। विदेशों में अपन देखते हैं महत्वपूर्ण नस्लों की अपन बात करें, अबरडीन, आयरशायर, स्विस ब्राउन, होल्स्टीन, मेरिनो नस्ल की भेड़, ये उत्तम नस्लें जो विश्व के अंतर्गत पाई जाती हैं, डेनमार्क, पोलैंड, इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड वगैरह, इन उत्तम नस्लों का अपने भारत के अंतर्गत अभाव है, इसलिए लोगों का ध्यान पशुओं की ओर कम है। भारत में पशुजनित बीमारियां, ये तीसरा कारण। पहला कारण मैंने बताया पौष्टिक आहार की कमी व हरे चारे का अभाव। दूसरा कारण मैंने बताया उत्तम पशु नस्लों का अभाव। तीसरा कारण मैंने बताया पशुजनित बीमारियां। वर्ष 2015 में बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है
कि भारत में विद्यमान पशुजनित कोई 2 बीमारियों का नाम लिखिए जो पशुओं में सर्वाधिक होती हैं। तो देखिए, पशुओं में अपने भारत में सर्वाधिक रूप से जो रोग होते हैं वो है खुरपका और मुंहपका। पशुजनित बीमारियां दो कौन सी हैं भारत में महत्वपूर्ण? खुरपका और मुंहपका। ये महत्वपूर्ण बीमारियां पशुओं की। तो पशुजनित बीमारियां, एक पशुपालकों की लापरवाही व अज्ञानता, ये भी अपने भारत में पशुधन के कमजोर होने का प्रधान कारण। तो ये 5 कारण आपको याद करने हैं भारत में पशुओं की कमजोर स्थिति के। पहला, पौष्टिक आहार की कमी व हरे चारे का अभाव। दूसरा, उत्तम पशु नस्लों का अभाव। तीसरा, पशुजनित बीमारियां। चौथा, पशुपालकों की लापरवाही व अज्ञानता। तो फिर अपने भारत के अंतर्गत पशुओं के जो विकास की बात करें या भारत में पशु संसाधन का किस रूप में विकास हो सकता है उसकी बात करें तो देखते हैं आगे इसमें। भारत में पशु संसाधन विकास के उपाय। देखो, पशुओं के मामले में यदि भारत में पूछा जाए तो पहले स्थान पर आज उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान है। ठीक है, यदि पशु संसाधन की बात आती है तो आते हैं बिंदु पर। भारत में पशु संसाधन विकास के उपाय। देखिए, भारत में पशु संसाधन के विकास की बात करें तो पहला है स्थायी चारागाहों का विकास, पशुधन के विकास के। नंबर 2, उत्तम चिकित्सा का विकास। नंबर 3, वैज्ञानिक विधि से जो पशुपालन है उनके तरीकों का प्रचार प्रसार। नंबर 4, पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान, अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर। देखिए, मुख्यतः भारत में पशु संसाधन के विकास की बात करें तो भारत में पशु संसाधनों का विकास संभव है। मुख्यतः भारत में जो पशुओं की स्थिति कमजोर होने के कारण आपने देखे, उन पशुओं के कमजोर स्थिति के जो कारण हैं उन कारणों को दूर किया जाए। जैसे एक बिंदु आया था कि हरे चारे का अभाव, पौष्टिक आहार की कमी। तो देखिए, पशुओं को हरे चारे व पौष्टिक आहार के लिए उत्तम व स्थायी चारागाहों का विकास कर दिया जाए। स्थायी, उत्तम यदि चारागाह होंगे तो केवल उसमें पशुओं के लिए जो चारा फसलें जो हैं उन चारा फसलों को ही उगाया जाएगा। पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की कमी नहीं होगी। स्थायी रूप से चारागाह होंगे तो आदिम जो पशुचारण है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चारे व पानी के लिए लाया और ले जाया जाता है, वो बंद हो जाएगा। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत कृषक के द्वारा जितने पशु रखे जाते हैं उन पशुओं की क्षमता के आधार पर चारागाह का विकास होगा। मान लीजिए कोई कृषक है, वो 20 पशु रखता है तो वह अपने चारागाह में उतनी चारा फसलें जरूर उगाएगा कि उन 20 पशुओं का भरण पोषण हो सके।
तो उत्तम व स्थायी चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए। एक आया था कि कमजोर स्थिति के कारणों में कि पशु जनित बीमारियां, यदि उत्तम चिकित्सा का विकास हो जाएगा, सामान्य रोगों से पशुओं को मरने नहीं दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से पशु संसाधन का विकास होगा। एक वैज्ञानिक विधि से पशुपालन के जो तरीके हैं उनका प्रचार प्रसार करना। आज अपने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कृषकों के द्वारा जो पशुपालन का कार्य किया जाता है वो एक सामान्य पशुपालन की प्रक्रिया है, जिसमें सामान्य रूप से पशुपालन का कार्य कर लिया जाता है। उस प्रक्रिया को छोड़कर जैसे डेनमार्क, पोलैंड, न्यूजीलैंड, इनके अंतर्गत अधिकतम जो लाभ प्रणाली है, उत्तम नस्ल के जो पशु हैं उनकी अधिक क्षमता का होना, ये सारे कार्य वैज्ञानिक विधि से यदि पशुपालन के तरीके लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो शायद संभव है। पशु चिकित्सालयों की स्थापना अपने भारत में जो कि बहुत कम है या बहुत कम क्षेत्रों के अंतर्गत पशु चिकित्सालय हैं, उनकी स्थापना की जाए। और कृत्रिम गर्भाधान, देखिए कृत्रिम गर्भाधान खोल करके जो फसलों की जो नस्ल सुधार है, सामान्य से उत्तम किस्म के पशुओं को बनाना, तो नस्ल सुधार है वो मुख्यतः आवश्यक है। ये सारे कार्य यदि अपने भारत के अंतर्गत लागू कर दिए जाए तो मुख्यतः निश्चित रूप से पशु संसाधन का विकास अपने भारत के अंतर्गत होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये अपने भारत में पशु संसाधन की बातें आज के बिंदु में इतना ही। कल अपन देखेंगे दूसरा, देखिए प्रतिदिन एक संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें 5 संसाधन है 16वें लेसन में और एक बड़ा लेसन भी है। आज हमने पशु संसाधन का अध्ययन किया। आप ठीक प्रकार से जो वीडियो जो भेजे जा रहे हैं वो ठीक प्रकार से आप देखें, ठीक प्रकार से अध्ययन करें, बुक की सहायता लें, नोट्स वगैरह आपको टाइमली भेजे जा रहे हैं। कल अपन देखेंगे वन संसाधन के बारे में। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, पशु संसाधन का जो बिंदु है वो 100% हर बार पूछता है। आप चाहे पिछला पेपर उठा लो या 2-4 साल के पिछले पेपर उठा करके देख लेना, प्रत्येक पेपर के अंतर्गत पशु संसाधन और वन संसाधन जो 2 संसाधन हैं, इन संसाधनों के बारे में जरूर पूछता है। तो आपको ये दोनों संसाधन जो कि पशु संसाधन आज आपका हो गया, वन संसाधन के बारे में कल के वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो मुख्यतः ये आपको ठीक प्रकार से देखना है। टेस्ट के लिए जो आपको लेसन बता रखे हैं 11 से 15, 11, 12, 13 लेसन के नोट्स आपके पास हैं। वीडियो आपके पास में 16वें लेसन तक के हैं। तो आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये टॉपिक हमारे को पढ़ाया हुआ नहीं है। जिसके नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, प्रयास करूंगा भेजने का। यदि नहीं मिल पाते हैं तो भी बुक है, क्योंकि वीडियो आपके पास मैंने भेज दिए, बुक आपके पास में है। तो आप ठीक प्रकार से अध्ययन करके टेस्ट दें। आज के वीडियो में इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।